सही आगे बढ़िए तो सोच टाइम लिख सकते हैं। S for stopping, D for directing, C न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, क्या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक एडमिनिस्ट्रेशन है या एक सर्विस है? सर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोकतांत्रिक देशों की स्थितियां बदली और प्रशासन में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि नियामकीय प्रशासन तत्कालीन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो रहा था। उस संदर्भ में विकसित देशों में नई लोक प्रशासन की अवधारणा आई, जो प्रशासन के साथ साथ सेवा की भावना से जुड़ा हुआ था। इसमें मूल्य और नैतिकता की बात की गई, तो सेवा और प्रशासन का मिश्रित रूप से इसे हम कह सकते हैं। अभी वर्तमान में जो पॉलिटिक्स का सिनेरियो देखा जाता है, ठीक है, इसमें कहीं न कहीं देखने को मिलता है कि जो हमारी सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज हैं, वो कहीं न कहीं पॉलिटिसाइज होती है। लेकिन यदि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कहीं न कहीं दोनों को सेपरेट करता है। आप बीइंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एस्पिरेंट, आपकी जो भूमिका होगी, आप क्या कर सकते हैं? सर, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे वे मानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यस सर, और यहाँ की शासन प्रणाली के लेकिन अंदर यहाँ तो लोगों की कोई मत चल नहीं रहा है। लोगों का जो अधिकार है केवल वोट देने का ही अधिकार, उसके अलावा उनकी कोई बात सुनती नहीं, तो आप कैसे कर रहे हैं कि लोकतंत्र? सर, उनके चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन चलाते हैं, तो इतने बड़े देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संभावना तो नहीं है। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र ही संभव हो सकता है। तो क्या हम इसे काशी फेडरल रखें या कंप्लीट डेमोक्रेसी रखें? नहीं सर, ये कंप्लीट डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के जो अलग अलग प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रकार हैं, तो यह परोक्ष डेमोक्रेसी है, प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट डेमोक्रेसी है सर। और सर, जो अस्थायी कार्यपालिका है, उन्हें राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत कार्य करना होता है, तो उन पर प्रभाव तो निश्चित है कि उन पर कुछ ना कुछ राजनीतिक नेतृत्व का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अंतिम उत्तरदायी तो राजनीतिक नेतृत्व का नहीं होता है किसी मामले पे। लेकिन अच्छा, चलिए एक सवाल, राफेल सर के आ जाने से क्या विश्व विजेता हो जाएंगे, जैसा न्यूज चैनल बता रहा है? पाकिस्तान डर जाएगा, चीन थर्रा जाएगा, इसी भाषा है। आप तो एयरफोर्स में आप तो बता सकते हैं क्या? सर, न्यूज़ चैनल की क्या भाषा है उससे मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता चलिए हूँ, राफेल के बारे में लेकिन बताइए। एयरफोर्स और भारत सरकार का कभी ऐसा दृष्टिकोण नहीं रहा है कि राफेल कहने से हम विश्व विजेता बन जाएंगे। हाँ, वर्तमान संदर्भ में राफेल सर एक 4.5 जनरेशन का एक बहुत ही उन्नत किस्म का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है, जिससे भारतीय एयर स्पेस की रक्षा करने में एयरफोर्स को काफ़ी सबल है। उसके समकक्ष में दुनिया में कोई और? सर, वर्तमान समय में इसके समकक्ष या इससे उन्नत श्रेणी के एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं, जैसे सर रैप्टर R-22, F-16 और F-16 राफेल से उन्नत है। राफेल के जनरेशन का ही है सर, उन्नत किस्म का नहीं है। लेकिन 4.5 नहीं पता कि 4 पॉइंट ही बताता है। फोर्थ जनरेशन। F-16 सर 4th जनरेशन है। 4 जनरेशन। चीन का भी कोई है J-17 सर, JF-17। J-17। यस सर। तो उसमें से राफेल इन सब में श्रेष्ठ कैसे दिख रहा है? क्या है इसमें विशेषता? कोई 3 विशेषता बताइए। सर, राफेल को चुनने के पीछे भारत सरकार के कई सारे कारण थे। एक तो राफेल उस कंपनी के द्वारा बनाया गया एयरक्राफ्ट है, डसो एविएशन के द्वारा, जिसके द्वारा मिराज एयरक्राफ्ट बनाया गया था। तो हमारे पायलट जो हैं उस सिस्टम पे पहले से ट्रेंड है। दूसरा सर, जो राफेल एयरक्राफ्ट बनाया गया है, इसमें 2-3 ऐसी खूबियाँ दी गई हैं जो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे सर, यह सब 500 मीटर रनवे, आधा किलोमीटर से छोटे रनवे पे भी ये उतर सकता है, जो हमें हाई एल्टीट्यूड लैंडिंग में मदद करेगा। दूसरा, लेह लद्दाख जैसे क्षेत्र में इसमें कोल्ड वेदर स्टार्टिंग सिस्टम दिया गया है। स्टील टेक्नोलॉजी इसमें है? सर, जब ये तैयार किया जा रहा था उस समय तो इसे स्टील थी मान के चला जा रहा था, लेकिन मीटर वेव रडार के आ जाने के बाद ये स्टील टेक्नोलॉजी नहीं माना जा रहा है। तो उसके पकड़ में भी आ अब ये सेमी स्टील टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है, जो मीटर वेव रडार के आ जाने के बाद यह कंप्लीटली हवा में हम ये ईंधन भर सकता है? जी सर, ये बॉडी टू